हिमाचल प्रदेश मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के सभी मेरे कोलीग्स को प्यार भरा नमस्कार। आज रविवार के दिन सुबह सुबह मैं भी फिर से बिस्तर से उठकर आपके समक्ष रूबरू होने का मेरा मन हुआ और मैं आपसे दो चार बातें करना चाहता हूँ। ये बातें मैं बहुत कुछ दिनों पहले करना चाहता था, लेकिन पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण और कुछ पारिवारिक उलझनों के कारण मैं आपसे रूबरू नहीं हो सका। जब भी कोई एक्टिविटी वन विभाग में हम करने में सफल होते हैं तो मुझे लगता है कि मैं आपसे बात भी करूं, आपको बताऊं भी कि हमारा जो संगठन जब से सक्रिय हुआ है उसमें कितने लोग प्रैक्टिकली साथ है। ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि कम से कम आपने जिस आदमी को चुना है, चाहे वो अकेला है या दो चार लोग उसके साथ है, कम से कम काम तो हो रहा है। और अगर काम हो रहा है तो उसके नतीजे क्या है वो आपको जानना ज़रूरी है। और वो आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि मैं या कोई भी पदाधिकारी, हमारा जो कार्यकाल है, टेन्योर है, 3 वर्ष का है। 3 वर्ष के बाद भी हमें संगठन को इसी तरह कोई ना कोई व्यक्ति हमें चाहिए जो इसको आगे बढ़ाए। संगठन में प्रधान बनना या कोई पदाधिकारी बनना जो है ज़रूरी नहीं है। संगठन में जो पदाधिकारी बनने के बाद उसको निभाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने कोई संगठन का कोई नुमाइंदा चुन लिया है तो उससे जवाब लेना, उससे जवाबदेही लेना और उससे पूछना आपका कर्तव्य है। वरना होता क्या है कि कुछ लोग, अगर मैं पिछले लोगों की बात करूं, वो संगठन के पदाधिकारी बनते हैं, वो अपने उसका दुरुपयोग करते रहते हैं, लेकिन हमारे जो काम है वो नहीं हो पाते। तो ये आपका दायित्व भी बनता है कि आप संगठन के लोगों से पूछें कि आपने क्या काम किया, और अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो आप किसी उचित आदमी को बदल के बना भी सकते हैं। आज आपके समक्ष मेरा आने का जो मेरा उद्देश्य है, उसका एक सबसे पहला कारण मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं कि हमारे 6 अधीक्षक ग्रेड 1 जो ग्रेड 2 से बने अभी, उसमें काफ़ी विलम्ब हो गया। उसका कारण ये था कि मैं उसमें बहुत बार मैं लगभग रोज़ दूसरे तीसरे दिन सचिवालय जाता रहा। पहले तो हमारे ही कुछ लोगों ने फाइल दबाई, अभी तक भी वो फाइल दबी हुई है। परंतु मैं आपको बताऊं कि अपने निजी स्वार्थों के लिए हम किस तरह फाइलों को दबाते हैं और किस तरह अपने निजी स्वार्थों के लिए हम काम करते हैं, ये देख के मेरा मन बहुत जो है विचलित हुआ इसको देख के कि कुछ लोग जो डिवीज़नों में लगे हुए हैं वो क्या है कि वो ग्रेड 1 की तनख्वाह तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो बहाना लगा के या ये एक्सक्यूज़ लेके कि हम अब 1-2 महीने रह गए, हम वहाँ से ना जाए, अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहते। इसी कारण हमारे कैडर का खात्मा होता जा रहा है कि जो सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 है बना है, जो क्लर्क बना है, कई लोग तो हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे जहाँ वो क्लर्क लगे वो ग्रेड 1 तक वहीं पहुँच रहे हैं, रिटायर भी वहीं से हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो वो कम से कम ग्रेड 2 तो वहीं पर है। वो सीट नहीं बदली। अगर आपकी सीट नहीं बदली या अगर आपका काम नहीं बदला, आपका दायित्व नहीं बदला, तो आप किस चीज़ के सुपरिटेंडेंट? आप तो क्लर्क हैं और कई जगह क्लर्क सुपरिटेंडेंट का काम कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें हमारे विभाग में ऐसा महसूस किया जाने लगेगा कि एक क्लर्क का काम, एक ग्रेड 1 का काम एक क्लर्क ही कर सकता है, तो आने वाले समय में ग्रेड 1 की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और कुछ ग्रेड 1 ने ये साबित भी किया है कि वो ग्रेड 1 क्या, वो क्लर्क बनने के लायक भी नहीं है। लेकिन बस वो क्योंकि हमारे सिस्टम में ऐसा है कि प्रमोशन सीनियरिटी से वो ग्रेड 1 बन जाते हैं, लेकिन उनको इंडोर्समेंट भी लिखनी नहीं आती या कुछ लोगों को निर्णय लेने नहीं आते, वो उन सीटों पर पहुंच गए हैं। ये बड़ी कड़वी बातें हैं, मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। और इन्हीं कारणों से हमारे विभाग की कार्यप्रणाली जो है खराब हुई है, हमारे काडर का खात्मा हुआ है। हमारे लोग और कुछ लोग हमारे नए जो मेरे कोलीग्स हैं वो नेगेटिव इतने हो गए हैं कि वो अधीक्षक ग्रेड 2 बनने के बाद भी ऐसे ऐसे रूल निकाल के ला रहे हैं जिससे हमारा जो है हमारे काम रुक रहे हैं। रूल को नेगेटिव साइड लगा रहे हैं। और कुछ नए लोग भी हमारे, उनको भी वो भी पथ भ्रमित है, वो रूल को अपनी सुविधा के हिसाब से पढ़ते हैं। देखिए, एजुकेटेड होना अलग चीज़ है कि आप एमए हैं, पीएचडी है। नए लोग आज की डेट में बहुत, हमारे बीच पीएचडी भी हमारे उसमें है, डॉक्टर्स हैं हमारे काडर में।
क्लरिकल कैडर में, हमारे बीच में एमएससी भी हैं, हमारे बीच में इससे हायर एजुकेशन के लोग भी हैं। तो क्षमा करें, ज़रा मेरा फ़ोन बजा है, इसको मैं साइलेंट कर देता हूँ। तो हमारे बीच में बहुत सारे जो लोग हैं वो भी हैं, बहुत उच्च शिक्षा वाले। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त हैं तो आपको जो हमारे विभागीय जो नियम है उनका पूरा ज्ञान हो। एक एक शब्द के कई कई मीनिंग होते हैं। प्रेम सागर जी हमारे रजिस्ट्रार, जो काफ़ी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरी बात समझ रहे होंगे कि एक शब्द का ही मतलब जो है कई तरह से निकाला जा सकता है, लेकिन उस शब्द को हम अपने हित में और सही तरीके से समझ के कैसे उस शब्द का हम इस्तेमाल करें, ये हमारी कॉम्पिटेंसी है, ये हमारी नॉलेज है। इससे ही हमारी उसका पता लगता है कि हम कितने जो है विभागीय तौर पे कॉम्पिटेंट हैं। अभी मैं आपको सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा भटक गया, बधाई देना चाहता हूँ कि चलो, मैं विलंब से ही सही, कि हमारे 6 अधीक्षक ग्रेड 1 को पदोन्नति मिली बहुत लड़ाई के बाद। और मैं आपको बताऊं कि आखिरी दिन भी मैं 10 दिनों छुट्टी रहा। मैंने कई लोगों से आग्रह किया, वो उस तरह से वहाँ जा ही नहीं पाए जिस तरह से बात होनी चाहिए थी। आखिरी दिन मेरे साथ मेरे छोटे भाई और हमारे शिमला के उपाध्यक्ष कार्तिक गौतम जी, बोध राज वर्मा जी, हम 3 लोग गए। दिन में तो अनुज वशिष्ठ और नीरज जी भी मेरे साथ थे, और पीयूष चौधरी जी जो यहाँ पर एक्टिव हैं वो गए, लेकिन दिन में नहीं हो पाया। फिर शाम को 5 बजे के बाद जब मुझे पता चला कि सचिव वन वहाँ बैठे हुए, हम गए। और मैं बहुत आभारी हूँ जो हमारे वन विभाग के सचिव है गर्ग जी, उन्होंने अपनी सीट से उसी वक्त जब हमने आग्रह किया उनसे मिलके कि आप जो है हमारी फाइल रुकी है, उसी वक्त जो है वहाँ पर ओम प्रकाश जी जो हमारे एसओ फॉरेस्ट है उनको बुलाया और कहा कि इस फाइल को अभी मेरे पास लाओ साइन करा के, और 2 मिनट के अंदर वो फाइल साइन हो गई। तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, और जो हमारी फॉरेस्ट ए की जो ब्रांच है सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, टाक साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ, और सबको बधाई देता हूँ जो पदोन्नत हुए। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ उस प्रमोशन में रोस्टर को लेके कुछ कहीं ना कहीं कुछ विसंगति की हमें लग रहा है कि कोई आशंका हो रही है। अगर ऐसा भी हुआ तो मैं उसको भी उठाऊंगा, जो जिसका अधिकार है वो उसको मिलना चाहिए फिलहाल, क्योंकि ये रिटायरमेंट पे कुछ लोग बैठे हुए थे, उनको जैसे हमारे मंडी से इस बार रिटायर हो रहे थे हेम सिंह जी, उनको लाभ होना था, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा जो है किसी तरह की का विघ्न डालने का प्रयास नहीं किया। जैसे आदेश हुए वैसे हो गए। और दूसरी बात ये कि जो रिजर्व के लोग भी रह गए हैं वो भी इस महीने प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन अगर रोस्टर में भी कुछ किसी तरह की शंका या किसी तरह की दुविधा है उसको भी हम दूर करेंगे। तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, और ये इस विलम्ब की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं इसमें चूक गया क्योंकि मैं अकेले इतनी फोर्स नहीं बना पाया जितनी, अगर मेरे साथ 15, 8, 5, 7, 10 लोग होते तो शायद ज़्यादा फोर्स बनती। और बीच में मैं अपने पारिवारिक अपने बच्चों के एडमिशन के लिए भी उलझता रहा, उसके लिए मुझे जाना पड़ा, तो इसलिए विलम्ब हो गया। दूसरी चीज़ मैं आपके पास आना चाहता हूँ कि पिछले कल हमारे कुलीग चैन राम जी जो क्लर्क हैं अर्बन डिवीज़न में, उनकी धर्मपत्नी का कैंसर से निधन हो गया। और दुर्भाग्यवश आप कहिए कि उस समय जब निधन हुआ तो मैं बिल्कुल उनके पास खड़ा था। उनकी आखिरी जब सांसें हुई तो उस बहन की जो कलाई थी, मुझे लग गया था कि वो, जब मैं गया वहाँ तो ठीक था, वो कोमा में थी, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था, पर वो तड़फ रही थी दर्द से। और जब उनका दर्द से तड़फ रही थी, जब उनका जो सांसें, आखिरी सांसें उन्होंने ली, तो मैंने महसूस किया, और मैं उनकी कलाई पकड़े हुए था, फेक पल्स चल रही थी। डॉक्टर को बुलाया और मेरे सामने सामने उस बहन ने 37 साल की उम्र में दम तोड़ा। दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा मैंने कभी कभी आपको आर्थिक सहयोग मांगा है, मैंने बाकी कामों के लिए आर्थिक सहयोग नहीं मांगा है, जबकि मुझ पे कई लोग इल्ज़ाम लगाते रहे कि ये दुरुपयोग करता है। और मैं आपको फिर बता दूं, मेरे पास हिसाब है, मैंने 2.5 से 3 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च किए हैं। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि बार बार मैं इसलिए कहता हूँ, जो मुझ पर इल्ज़ाम जो लोग लगा रहे हैं उन लोगों को भी थोड़ा पता लगे कि हिसाब चाहिए। तो मैंने जो भी आज तक खर्चा किया है, मैंने गूगल पे के माध्यम से
ज़्यादातर खर्चे किए। और अगर जब कैश मैंने कहीं इस्तेमाल किया तो उसमें मेरे साथ दूसरे पदाधिकारी रहे। जैसे मित्रदेव के लिए हमने कुछ पैसे भाई नारायण जी के आग्रह पर हमने 50-60 हज़ार रुपये कैश दिए थे, बाकी 1-1.5 लाख रुपये मैंने अपने गूगल पे से दिया है। गूगल पे से मैं इसलिए पे करता हूँ कि अगर कोई मुझ पर उंगली उठाता है, आपसे भी मैं इसलिए मांगता हूँ कि अगर मेरे खाते में पैसा आया है तो उसकी जवाबदेही मैं दूंगा कि ये मेरे खाते में आया है, इसने डाला, और उसकी मैं लिस्ट बनाता हूँ बैकग्राउंड में। और मैं उसको शेयर इसलिए नहीं करता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा अमाउंट शो नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं हमारा नाम शो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं उसको शेयर नहीं करता, पर मैं लिस्ट मैंने हर उसकी बनाई होती है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे क्यों मांगता हूँ ये, और कुछ ही लोगों के लिए क्यों मांगता हूँ। मित्रदेव हमारे जो पिछले वर्ष लिपिक थे, JYT थे, उनका अकस्मात निधन हुआ। उनकी धर्मपत्नी प्रेग्नेंट थी, बच्चा उनके कोख में था, और वो एक क्लर्क थे। अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ पैसा अर्जित किया नहीं था। तो मुझे लगता है कि जो जूनियर लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जिनकी तनख्वाहें कम हैं, जब उन पे ऐसा संकट आता है तो उस संकट में उन्हें आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है, और जिन्हें ज़रूरत होती है उन्हीं को हमें आर्थिक मदद करनी चाहिए। बाकी अगर कोई सीनियर प्रोफाइल पे किसी की डेथ होती है, मृत्यु होती है, और हमें लगता है कि उनके पास सफिशेंट चीज़ें हैं, जैसे अभी हमारे और कोलीग्स की भी डेथ हुई है, उनके नाम लेना नहीं चाहता, वो अधीक्षक ग्रेड 2 थे या ग्रेड 1 थे, उनके पास सफिशेंट उनको पैसा मिलता है, ग्रेचुटी उनके पास सफिशेंट होती है, सारी चीज़ें होती है, तो वहाँ से भी वो मीट विद करते हैं, और कोई इमरजेंसी सहायता की ज़रूरत हो तो हम वो करते हैं। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि बड़े आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है, उस समय आपसे मैं अपील करता हूँ, इमरजेंसी में अपील करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने भाई चैनराम के लिए कि उनको सहयोग देने के लिए आपसे अपील की, और मेरे पास मेरे ख्याल से हो सकता है वो लाख रुपए की तरफ आपका योगदान बढ़ रहा हो, और मेरी मंशा है कि कम से कम हम डबल लाख 2 लाख से ऊपर ऊपर पैसे हम उनको दें, ताकि कुछ अमाउंट से उनको जो सेटबैक लगा है। उनकी 14-15 साल की एक बिटिया है, एक बच्चा है। हालांकि अभी अभी हाल ही में चैनराम जी रेगुलर हुए हैं, लेकिन क्लर्क हैं। और मैं आपको बताऊं, चैनराम बहुत छोटी उम्र में 5-6 साल पहले, जब उनके पिताजी की डेथ तो शायद कुछ काफ़ी समय पहले हो गई थी, लेकिन नौकरी उनको आज से 5 साल पहले मिली है। तो उनके ऊपर पिताजी के जो कर्जे थे, जो मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं चैनराम मेरे आसपास ही, मेरे दफ्तर के आसपास ही काम करता है, ऊपर एक फ्लोर का फ़र्क है, और हमने इकट्ठे भी काम किया है। तो उनके ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज़ है। और अभी उनकी धर्मपत्नी को अचानक 1 साल पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो उसमें भी उनके बहुत सारे पैसे जो है व्यय हुए हैं, और आज की डेट में वो बहुत थका है, टूटा है, हारा है। मैं कल व्यक्तिगत तौर पर उनके क्रीमेशन में, उनकी धर्मपत्नी के क्रीमेशन में शामिल होने के लिए जुब्बल गया था। बेशक हमारे साथ कोई और लोग नहीं थे हमारे काडर के, लेकिन सुरेंद्र जी जो मेरे कुलीग हैं, वो थे, हम हमारे साथ हैं। हम 2 लोग मिनिस्टर काडर से, और कुछ ज़्यादातर लोग उनके ऑफिस के जो लोग थे, जो उनके दफ्तर में काम करते, वो साथ थे। तो मैं बहुत भाव विभोर था जब मैंने देखा कि एक नौजवान जोड़ा जो है बिछड़ गया है, और एक माँ से बच्चे बिछड़ गए। उनकी बेटियों की तस्वीरें, बेटी की तस्वीर आपको दिखाऊंगा तो कलेजा मुँह को आता है। और जो चैनराम एक तरह से अकेला हो गया, उनका पार्टनर छिन गया है, और जो लाइबिलिटीज़ उनकी थी और बढ़ गई है, तो उन लाइबिलिटीज़ में हम उनका सहयोग करें, इस मंशा से मैं आपसे ये धनराशि मांगता हूँ। और ये धनराशि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको आपको आपके समक्ष जो हो पूरी राशि इकट्ठा होगी, उसका पूरा अमाउंट आपको बता के हम उनके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे, और उसका भी हम आपको प्रमाण देंगे। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप जो है खुले दिल से इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मैं आपसे एक और आग्रह करना चाहता हूँ कि ये जो हम बार बार आपसे पैसे मांगते, मैंने पहले भी कहा, इसका कारण क्या है बार बार मांगने का, कि हमारा कोई फंड नहीं है। पहली एसोसिएशन ने इसमें ध्यान ही नहीं दिया, पहली एसोसिएशन अपनी मौज मस्ती में लगी रही, और कुछ लोग जो मौज मस्ती में लगे रहे, वो आज हमारे हमारे खिलाफ जो है, आज भी हमें काम से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कभी कोई फंड्स इकट्ठा नहीं किया। हम फंड इकट्ठा करना चाहते हैं। हम एक मतलब हम चाहते हैं कि हमारे पास 5-10 लाख रुपए का फंड बने। जब ये फंड बन जाएगा तो हमें आपसे डोनेशन बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है। साल का हम एक फंड तय करेंगे, उसके लिए हम जल्दी अपना जनरल हाउस करने जा रहे हैं,
अक्टूबर महीने में हम करेंगे। उसमें आप सब लोगों को मेरा आग्रह है कि हम छुट्टी के दिन वो जनरल हाउस रखेंगे। पीछे बरसात में हमने रखा था, ड्यू टू मानसून वो जनरल हाउस नहीं हो सका। इस बार हम जनरल हाउस छुट्टी वाले दिन रखेंगे और कोशिश करेंगे सेकंड सैटरडे या संडे वाले दिन रखें। और मेरा मेरा आपसे आग्रह है कि आप जितने भी हमारे यूनिट प्रेसिडेंट है वो हर डिवीज़न से हर आदमी को लाने की कोशिश करें, गाड़ियाँ करके आइए। आप देखिए तो सही कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या, आपने अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आइए, उनको डिस्कस करिए। आप मेरे से नाखुश है, उनको भी डिस्कस करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं उन प्रधानों में नहीं हूँ कि जवाब नहीं दे सकता, मैं जवाब दूंगा। जहाँ मेरी गलती होगी उसके लिए मैं आपसे क्षमा भी सार्वजनिक तौर पे मांगूंगा। और दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ तो आप वहाँ इस चीज़ का शंखनाद भी कीजिए, ताकि जो लोग हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, जो लोग हमें हटाना चाहते हैं, जो लोग बोलते हैं कि ये है ही नहीं जी, जो झूठे हमारे लिए कागजात बना रहे हैं, उनको भी खबर पहुँचे कि आप मेरे साथ है कि नहीं है। तो आपने उस जनरल हाउस में आना है। जो मेरे अधीक्षक ग्रेड 1 है, हमें योगदान की सीनियर असिस्टेंट बने, उन्होंने सब ने बोला कि हम हमारे पास मेरे पास कोई नहीं आता है। मैं आपको बताऊं, बीइंग अध्यक्ष जो एक होता है, अच्छा लगता है हमारे पास। मेरे पास आप टॉयलेट में आते हैं, मेरे दफ्तर कोई नहीं आता। तो खैर ऐसा नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो भी अध्यक्ष हो, अगर आप आते हैं उसके पास आइए, उसका मान सम्मान कीजिए। तब हमारा जो एक लगता है कि हम थोड़ा सम्मान दे रहे हैं। लेकिन मैं बीइंग अध्यक्ष, मैं हर आदमी का आभार व्यक्त करता हूँ, चाहे आप हैं, चाहे सचिवालय। जब हमारे अधीक्षक ग्रेड 1 हुए तो मैं खुद मिठाई के डब्बे लेकर गया। उसमें मुझे लगा कि मैं किसी को परेशान ना करूँ, मैंने खुद मिठाइयाँ बांटी सबको, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मैं दे सकता हूँ। अगर हमारे E3 ब्रांच में कोई प्रमोशन होती है तो मैं वहाँ मिठाइयाँ बांटता हूँ अपनी तरफ से, अपनी जेब से। मैंने आपसे उसका अंशदान नहीं मांगा है। तो आभार व्यक्त करना भी हमारे संस्कारों में, हमें आभार व्यक्त करना चाहिए और मान सम्मान भी करना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर ऐसा लग रहा है आपको कि मैं अपना मान सम्मान की बात कर रहा हूँ, मैं अपने मान सम्मान की नहीं, आप उस नुमाइंदे का मान सम्मान करिए, उन लोगों का मान सम्मान करिए जो आपके लिए काम करते हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और है। ये पद का सम्मान है, किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं है। और इससे ताकत भी मिलती है कि अगर आप किसी का सम्मान करें, उसको लगता है कि नहीं सम्मान हुआ है, वो और खुल के काम करता है और उसको अच्छा भी लगता है। और बात मेरी मुझ पर, आपको विभागीय तौर पे मैं बताऊं कि मेरी विलफुल एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी किस किस तरह मुझ पर किस तरह जो है मेरे लिए चिट्ठियां लग रही हैं ऑफिस में, उनका मैं ज़्यादा उनको बॉदर नहीं करता। हम नियमों के अनुसार जाते हैं। मैं अगर ऑफिस से बाहर जाता हूँ तो मेरा काउंट होता है। अगर मैं, लेकिन मेरे साथ के लोग जाते हैं तो मैंने कभी किसी से छुट्टियाँ नहीं मांगी। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप जो जाता है जाए। लेकिन मेरे को पिछले 2 महीनों में 2 बारी मेरी विलफुल एब्सेंस हो गई है। मेरे को 5-5 मिनट बाद ढूंढता है कि भागा रहता है, भगोड़ा रहता है। इतने काम करने के बावजूद भी प्रेशर जो मुझ पर है मैं ही जानता हूँ, मेरे व्यक्तिगत जो प्रेशर है वो मैं जानता हूँ। लेकिन मैं अपने संगठन को नंबर 1 पर फिर भी रखता हूँ। बाकी चीज़ों के लिए लड़ने की मुझ में क्षमता है। मैं गलत अगर मैं कर रहा होगा तो मैं बाकी चीज़ों पे भरोसा नहीं करता, मैं ऊपर वाले पे बहुत भरोसा करता हूँ, ईश्वर पे, कि अगर मैंने कुछ अहित किया होगा तो मेरी रक्षा करने वाला वो है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे समर्थन खुलकर आप लोगों का नहीं मिल रहा है। मुझे आपकी संदेश मिलते हैं, हम आपके साथ हैं, वो एक तरह का वर्चुअल समर्थन है। जब मुझे स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है तो कोई मेरे साथ आता नहीं है, आ भी नहीं रहा है। तो वो जनरल हाउस जो मैं करूँगा उसमें मैंने आपकी स्ट्रेंथ देखनी है कि आप आते हैं कि नहीं। दूसरी चीज़, ये चीज़ें तो अभी मैं आपसे फिर भी किसी एक और वीडियो में बात कर सकता हूँ। मैं दूसरी चीज़ जो आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि आ, अभी हमने सीनियर असिस्टेंट बनाए, कुछ लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया, मुझसे नाराज़ हो गए कि जो 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 एलिजिबल ही नहीं थे वो पहले बन गए, है ना। कुछ लोगों ने उसमें वो लिख दिया कि उसमें लिखा था कि एडहॉक सर्विस वाले ही होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नियमों को एक बार नहीं पढ़ता, मैं नियमों को पहले पढ़ता हूँ, फिर उसको 4 वरिष्ठ लोगों से डिस्कस करता हूँ, फिर उन 4 वरिष्ठ लोगों को भी आगे 4 लोगों से डिस्कस करता हूँ, फिर पहले अपने दिमाग में बिठाता हूँ, उसके बाद मैं काम करता हूँ। मैंने जब देखा कि हमारे जो उसमें लिखा हुआ है कि जो अगर कोई लेंथ ऑफ सर्विस की वजह से अगर कोई जूनियर व्यक्ति एलिजिबल हो जाता है तो सीनियर व्यक्ति ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाता है, अगर उसकी 3 साल की जो नौकरी है, रेगुलर सर्विस कंप्लीट हुई हो, इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग एडहॉक पीरियड। उसका मतलब है कि अगर एडहॉक में भी है, क्योंकि एडहॉक को रेगुलर नहीं माना जाता, रेगुलर सर्विस लिखा है तो एडहॉक को रेगुलर नहीं माना जाता जब तक वो रेगुलर नहीं जाती। तो उसमें लिखा है कि इंक्लूडिंग एडहॉक, मान लीजिए उसकी अगर 2.5 साल हुई और एक साल या 6 महीने उसके एडहॉक है, तो एडहॉक को भी उसमें जोड़ के अगर 3 साल बनते हैं तो वो जो है एलिजिबल हो जाता है। उसके 7 साल नहीं देखने फिर, क्योंकि उससे जूनियर के 7 साल हो गए तो एक साथ एलिजिबल हो जाता है। ये इतिहास में पहली बार ही हुआ है। ये रूल मैंने दरियाफ्त किए, इसका ऊपर ज्ञान नहीं था। ऊपर तो जब मैंने रूल ये लगाए तो कई लोगों ने अंदर रजिस्ट्रार साहब को बताया कि सर ये तो गलत हो रहा है, ये देखो गलत हो रहा है। लेकिन जब नोटिफिकेशन हमने दिखाई तब तब उनके होश ठिकाने आए। तो जो हमारे लोग गलत प्रमोशंस को रोकना चाह रहे हैं, उन प्रमोशंस को मैं उनसे आग्रह करता हूँ पहले पढ़ लो ना, डील करने से पहले। आपको नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, नॉलेज नहीं होती है, मैं नहीं कहता कि नॉलेज होती है। अगर नहीं है तो नॉलेज कहीं से लो, ये कोशिश करो कि काम निकल कैसे सकता है। आप लोग ये कह रहे हो कि आपने इनएलिजिबल लोगों को कर दिया। मैं कभी भी अपने कैडर या किसी व्यक्ति के साथ इनजस्टिस नहीं होने देता, ये मैं आपको बता दूं। अभी चंबा के हमारे एक अधीक्षक ग्रेड 2 होने थे, तो उसको क्योंकि वो कोटा से आ रहे थे, एसटी कोटा से, उनके लिए मैं लास्ट तक लड़ा। वो मैंने डीपीसी होने नहीं दी जब तक मैं जो है उसको डीए की लीगल ओपिनियन नहीं लगी, और जब तक उनको भी इंक्लूड किया। उनका भी हक है, जब संविधान में प्रोविज़न है तो अगर कोई कोटा से आ रहा तो मिलेगा। और मैं आभारी हूँ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है उमेश शर्मा जी, उन्होंने उसमें बड़ी फेयर अपनी ओपिनियन दी और वो भाई हमारे प्रमोट हो गए। तो मेरा कहने का मतलब, मैं बिल्कुल आपका एक वॉच डॉग हूँ। मैं आपका अध्यक्ष नहीं हूँ, वॉच डॉग आप समझते होंगे कि एक जागरूक, मैं कुत्ते की तरह काम करता हूँ। जैसे कुत्ता होता है ना, मैं अगर आप क्षमा करना, मैं उस तरह हूँ कि मैं रखवाला हूँ आपका। अगर मैं इसको ये शब्द भी बोलूँ तो चलेगा, मैं आपका रखवाला हूँ और मैं आपका वॉच डॉग हूँ अध्यक्ष के ज़्यादा। अगर कोई आपके हक पे कुंडली मारेगा, आप चंबा में बैठे हुए हैं, स्पीति में बैठे हैं, जब तक मैं आपका अध्यक्ष हूँ मैं वो कुंडली नहीं मरने दूंगा। तो आप मुझ पर भरोसा कीजिए, आपको कोई शंका है मेरे से बात कीजिए आप मैं मुझे नियम की पूरी जानकारी है। अगर जो लोग इसको तोड़ मरोड़ के करना चाह रहे हैं, जो लोग ये बोलते हैं नॉलेज के अभाव में जो चीज़ें बातें कर रहे हैं, वो आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं कभी गलत नहीं करता हूँ। ये बात हुई सीनियर असिस्टेंट वाली। और बात आपको मैं बता दूं कि उसकी डीपीसी की जो ये अभी बात चल रही थी जूनियर असिस्टेंट की, उसमें भी लोग मेरे विरोध में आ रहे हैं। अभी किसी ने ग्रुप में डाला कि जो जूनियर असिस्टेंट है वो रिवर्ट होंगे शिक्षा विभाग में। रिवर्ट क्यों हो रहे हैं? क्या वो लोग शिक्षा विभाग के लोग मूर्ख हैं वो रिवर्ट कर रहे हैं? रिवर्ट इसीलिए हो रहे हैं कि जो हमारा क्षमा करें जो हमारा जो अभी ये वेतन आयोग आया है, जो नया पे कमीशन आया है, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जो जूनियर असिस्टेंट, देयर इज नो प्रोविजन फॉर एसीपी 4914 कुछ नहीं मिलेगा, ना प्लेसमेंट होगी। अब कुछ मेरे भाई बोल रहे हैं कि नहीं उसमें आरएनपी रूल में है। अरे आरएनपी रूल में बेशक है, लेकिन पे ने बंद कर दिया। फिर कुछ लोगों ने कहा पे रिवीजन में प्रोविजन नहीं है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि पे हाइक नहीं होगी लेकिन प्लेसमेंट तो हो सकती है। जब आपको उसमें कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा तो उस प्लेसमेंट का हम क्या करेंगे? जूनियर असिस्टेंट का फट्टा हम लगा के क्या करेंगे? तो मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात, जब आपके जिनके जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो रिवर्ट हुए हैं, वो रिवर्ट इसीलिए हुए हैं कि जब आप जूनियर असिस्टेंट किसी को प्लेस कर रहे हैं तो उसका फिटमेंट टेबल भी बदल रहा है। तो अगर वो ऑर्डर स्टैंड करेंगे तो वो लोग कोर्ट में जाएंगे कि हमारे को तो स्केल दो, हमारे को स्केल दो। अगर स्केल देने की बात, क्योंकि उसमें लिखा होगा कि उनका फिटमेंट टेबल उसमें जो भी होगा 11 या 12 जिस टेबल में आएंगे वो उस टेबल की बात करेंगे जूनियर स्टैंड का। मतलब तो ये कि नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हो। तो अगर वो कोर्ट में भी जा सकते हैं और हायर स्केल की अगर वो डिमांड करे, क्योंकि जो भी गलत तरीके से जूनियर स्टैंड प्लेस किए गए हैं उनको ट्रेजरी जो है हाइक नहीं दे रही, हालांकि हाइक 200 रुपये का ही है। तो आप जो है उस फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को रोकने के लिए रिवर्शन हुई है, रिवर्स किया। और ये रिवर्स जो रिवर्ट किए बिल्कुल ठीक किए, और मैं इसके खिलाफ हूँ कि जूनियर असिस्टेंट बनने चाहिए। लेकिन फिलहाल जब तक प्रोविज़न नहीं है, हमने सरकार से आग्रह करना है प्रोविज़न का, कि प्रोविज़न जो है नहीं है
तो उस प्रोविज़न का हम जो है वो करेंगे, उस प्रोविज़न का को हम बहाल करने की बात करेंगे। और जब वो प्रोविज़न बहाल होगा तब हम आपको उस प्रोविज़न के तहत प्लेस करेंगे। लेकिन आज की डेट में प्लेसमेंट नहीं है। तो अगर मान लीजिए वो स्केल मांगते हैं लोग, तो स्केल मांगने के बाद क्या होगा, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने गलत ऑर्डर किए। इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट रिवर्ट हुआ। हमारे विभाग में जो अब मैं फिर नाम लेता हूँ, मेरे छोटे भाई गेतराम जी के साथ मेरा यही विरोध हुआ। हमारे विभाग में पहले तो क्या हुआ, 37 लोग प्लेस होने थे, तो उसमें लिखा हुआ है कि कैडर के 50% होते हैं, उन्होंने एग्जिस्टिंग कैडर के 50% किए और 14 लोग छूट गए उस समय। और गेतराम जी और जो भी लोग उनके साथ बने वो लोग बन गए। मैं आप फिर बता रहा हूँ कि वो अनजाने में गेतराम जी से हुआ या जिससे भी हुआ, लेकिन उन्होंने गलत फोर अपने आप को उसमें देख के उन्होंने गलत तरीके से वो कराया, उसका हमने विरोध किया। और वो जो आदेश हुए वो भी गलत हुए, वो भी रिवर्ट होने चाहिए। और दूसरी बात, आपको उस रिवर्शन का हमारे कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, हमारे शायद गलतफहमी की वजह से विरोध कर रहे हैं। तो वो रिवर्ट इसलिए होने चाहिए क्योंकि जब प्रोविज़न ही नहीं है तो क्यों होंगे, फिर प्लेस क्यों होंगे, वो नहीं होने चाहिए। फिर बोलते लोग जी जो हो गए उनको होने दो। फिर अगर होने देना तो जो 14 लोग हैं वो भी होने चाहिए थे, वो क्यों नहीं हुए। आज मैं उन 14 लोगों को इसलिए प्लेस करने की बात नहीं करता क्योंकि देयर इज़ नो प्रोविज़न, पर जो हुए हैं वो भी रिवर्ट होने चाहिए क्योंकि देयर इज़ नो प्रोविज़न। और जब होंगे तो फिर सब एक साथ होंगे, और जब होंगे तो उसमें पे हाइक भी जो है होगा, पे हाइक भी हम उसमें देंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो जो देखिए, दो चीज़ें, एक है सरकार ने आपको वंचित किया, वो मैं मानता हूँ, वो तो फिर पे स्केल में भी कई चीज़ें हैं। तो जो सरकार ने आपको वंचित किया है वो, उसके लिए हम अलग से लड़ेंगे। लेकिन आज की डेट में जो हम दूसरी चीज़, हम सरकार के नियमों को लागू करने के लिए भी बाध्य हैं। तो जो नियमानुसार है हम वही देंगे। अगर नियम में प्रोविज़न नहीं है तो हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते उसमें, कि अगर गलत आदेश हो गए तो हम उन आदेशों को चलने दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत आदेशों की ही वो करूं, कि अगर कोई जूनियर असिस्टेंट गलत ही बना दिया है जब प्रोविज़न नहीं था बना दिए, तो मैं इन चीज़ों का समर्थन नहीं करता। मैं नियमानुसार जो बात होगी उन्हीं बातों को करता हूँ, आपके समक्ष वो अधिकारियों के समक्ष उन्हीं बातों को मैं उठाना चाहूँगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि किसी गलत फहमी के होते हुए या व्यक्तिगत अगर आपको कोई लग रहा है क्षति हो रही है तो आप उसको इन जनरल देखिए। मैं आपके किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपको रिवर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर गलत तरीके से किसी आदमी को कोई बेनिफिट मिला है तो वो भी नहीं मिलना चाहिए। वो उससे दूसरे लोग हर्ट हो रहे हैं। हमारे 14 लोग जो जूनियर असिस्टेंट उसी ऑर्डर में प्लेस हो गए होते तो कम से कम वो आज उदास नहीं होते, लेकिन वो लोग भी आज कुछ नहीं बोलते। मुझे बड़ी हैरानी होती है। और फिर कई लोग बाहर से कमेंट करते कि नहीं प्लेस होना चाहिए, ये है सो है। तो आप पहले नियमों को पढ़िए। मैं आपके लिए कुछ चीज़ें मैं अपने नॉलेज के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ, आप रुकिए, मैं उसमें लगाऊँ, जल्दी आपके समक्ष लाऊंगा। अगर आपने वो माननी होगी मानिए, नहीं तो कंसल्ट करिए, शायद उससे भी आपका ज्ञान वर्धन, आप ज्ञान बढ़ाइए। नोटिफिकेशंस को पढ़ के भी उसमें भी कई चीज़ें होती है। आदरणीय प्रेम सागर जी, गंगाराम जी हमारे बीच है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि कभी कभी नोटिफिकेशन को हम जो पढ़ते हैं तो उसके भी मीनिंग बहुत डीपली समझने पड़ते हैं, तब जाके चीज़ें जो है समझ आती है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप मुझ पर भरोसा रखें, और आने वाले समय में जल्दी 4-5 दिनों में हमारे 4 और अधीक्षक ग्रेड 2 जो है एलिजिबल हो गए। उनकी प्रमोशन वादे के अनुसार होने वाली है, वो बिल्कुल इन टाइम होगी। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इन 4 प्रमोशनों के साथ हमारे 1-2 लोग हैं। आज की डेट में इतिहास में पहली बार हुआ है, चाहे आप कैसे बोलिए, कि हमारे पास पोस्टें ज़्यादा है और लोग कम हैं, सब लोग प्रमोट हो गए। हम ढूंढ रहे हैं दो, आप कौन आदमी जो है कोई प्रमोशन के लिए तो दो ढूंढ के लाओ। आपकी कोई ग्रीवांस है, आपकी कोई समस्या है, आपको कोई मुझसे गुस्सा है, नाराज़गी है, आप मुझसे फ़ोन पे बात कीजिए। आप जो पूछना चाहेंगे मैं बताऊंगा। और मैं मेरे बिलासपुर के जो छोटे भाई है, मेरे अध्यक्ष हरीश वर्मा जी, मैं उनसे आग्रह करता हूँ। उन्होंने बड़ी मुझसे नाराज़गी जैसी दिखाई है, उनके कमेंट्स ने बताया। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि मैं BDFO के साथ हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ। उन्होंने मुझे आज तक फ़ोन नहीं किया, लेकिन उसके बाद वो मुझसे नाराज़गी शो कर रहे हैं। आप मेरे से बात कीजिए, आप बहुत इंटेलिजेंट युवा मैं मानता हूँ।
कम से कम आप मुझे बड़े के नाते मेरे से बात तो कीजिए, मैं आपकी क्लैरिटी करूँगा एक चीज़ में। मैं आपकी बातों से असहमत नहीं हूँ, मैं आपको क्लैरिटी बताऊँगा कि जो नियमों में क्या प्रावधान है। आप तो अध्यक्ष हैं बिलासपुर के, इसी तरह हमीरपुर के संदीप भाई, आप भी कभी कभी जो है कुछ बातें कहते हैं वो हवा में ना करें। आप मेरे से बात करो ना, मैं उम्र में बहुत बड़ा हूँ आपसे, मैं फिर आपको कहता हूँ। और मैं नियमों को भी काफ़ी मैंने पढ़ लिया है, मैंने 2-3 बार तो एसएस के एग्ज़ाम दिए, मैं एक एक नंबर से रह गया हूँ, मैंने घोल घोल के पढ़ा है। पर फिर भी मैं नहीं कहता कि मुझे पूरी नॉलेज है। मुझे मेरे दिमाग में चीज़ें हैं, मैं उनको फिर रिकलेक्ट करता हूँ, जॉइंट कंट्रोलर तक बात करता हूँ। तो मैं अपने नॉलेज के आधार पर ही बात करता हूँ, मैं गलत किसी के साथ नहीं होने दूंगा। फिर भी कभी गलती हो जाए तो आप मेरे को बताओ, उस गलती को भी हम रेक्टिफाई करेंगे। दो चीज़ें। तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हाउस अलॉटमेंट, शिमला में हाउस अलॉटमेंट में हमने अपने काडर के लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम किया। हमने 2-3 हाउस अलॉटमेंट शिमला में हुई है। हम जो है बिल्कुल नियमानुसार मकान दे रहे हैं। फिर परंतु कुछ हमारे ही काडर के कुछ चालाक लोग अगर क्या करते हैं कि वो किसी तरह गलत तरीके से मकान लेना चाहें तो उसको भी हम विरोध करते हैं, मैं उसको नहीं मानता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें बाईपास करके मकान लेने के लिए कंजर्वेटर से या चेयरमैन से या स्टेट ऑफिसर से गलत तरीके से भी मकान ले रहे हैं, उसका भी मैं विरोध करता हूँ। मैं अभी शिमला में कुछ ऐसी घटना हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई मकान नहीं मिल रहा है तो आप हमसे बात करो, उसके लिए हमें लोग भी हमारे लोग लिख के नहीं देते हैं, लेकिन हमें बताते हैं कि उस आदमी को तो बिना कमेटी के मिल गया मकान। तो हाउस अलॉटमेंट में भी हम वो कर रहे हैं। और मेरा आग्रह है कि अगर गलत होता है आप लिख के दीजिए, जहाँ भी गलत है। कोई सब लेटिंग है, आप मुझे बताओ, लोग बोलते हैं सब लेटिंग में रह रहे हैं, सब लेटिंग में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लिख के तो दो ना मुझे बोलते हैं आपको पता है, आप खुद उसको उसके बारे में जानते हैं तो आप करो। प्रेसिडेंट आपने देखा है, अगर लिखित आता है तो हम उसको उसका हम अधिकारियों तक ले जाते हैं। अपने लेवल पे उसमें इतनी फोर्स नहीं होती, तो आप लिख के भी नहीं देते हैं। तो हाउस अलॉटमेंट में भी मेरा उनसे आग्रह है कि गलत तरीके से कोई भी मकान के लिए आप मत आइए, आप सीनियरिटी के बेस पे और जेन्यूननेस के बेस पे आइए, मकान उन्हीं को मिलेंगे। और शिमला में तो ऐसा हो रहा है, आप पूरे हिमाचल में जहाँ जहाँ अलॉटमेंट कमिटीज़ है, जहाँ जहाँ मकान अलॉट होते हैं, आप प्रेशराइज कीजिए यूनिट प्रेसिडेंट कि आप नियमों के बगैर मकान ना दें। तो मैं आपका इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करना चाहूँगा। और कुछ बातें शायद हो सकता है मुझसे छूट गई हो, मैं आपसे फिर आग्रह करता हूँ कि आपको कोई भी क्वेरीज है आप मुझे फ़ोन करिए। मैं आपके हितों का यहाँ पर ध्यान रख रहा हूँ, आपको शिमला आने की भी ज़रूरत नहीं है। आने की आपको तब ज़रूरत है जब मैं आपको बुलाता हूँ, तब आपको आना होगा। और उन लोगों को जो आप मेरी स्ट्रेंथ आप हैं, आप मुझ पर कई तरह के प्रेशर बनाए जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं है, तो उस समय आपको प्रधान का साथ देना होगा। अगर मेरी एक्सप्लेनेशंस हो रही हैं तो आप मेरा साथ नहीं देंगे, गलत तरीके से कोई मुझे मेरे डीएफओ को गुमराह करके मेरी एक्सप्लेनेशन करवा रहा है, तो उसके लिए आप मेरे साथ आइए। और अगर कोई अधिकारी हमारी प्रमोशंस में डिले कर रहा है तो हम उसके खिलाफ धरना भी देंगे, आपको आना पड़ेगा। ऐसा भी हो रहा है, जानबूझ के हमारी कई जगह डिले हो रही है और हमारे ही लोग भी डिले कर रहे हैं, कभी कभी हमारे ही लोग डिले करते हैं। तो उन चीज़ों में आप हमारे खिलाफ आइए। और मैं आपसे दूसरी चीज़ें कह रहा हूँ कि हमें जैसे हमारी सरकार कह रही है व्यवस्था परिवर्तन, हमें अपने विभाग में भी परिवर्तन करना होगा। हमारे टॉयलेट में बहुत सारी बदलाव करने की ज़रूरत है, जिसका विरोध कर रहे हैं सारे लोग। अपनी सीटें कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, उन सीटों में भी बदलाव करने की ज़रूरत है। और ख़ासकर हमारी E3 और E2 ब्रांचों में ठीक ठीक आदमी लगाने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी ठीक नहीं है, जो लोग ठीक नहीं है उनको बदलने की ज़रूरत है। मुझे ताकत नहीं मिल रही है, जिस दिन भी आपकी ताकत मिल गई, मैं एक एक को मैं आपको बता दूंगा, मैं बदल दूंगा एक एक को। अगर मुझे स्ट्रेंथ ही नहीं है, मैं काम चाहता हूँ, मुझे काम मिलेगा। कोई अच्छा काम करेगा मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा, अगर कोई गलत काम करेगा आपकी ताकत के साथ अकेले तो मैं ये खोखली बातें हो जाएगी। लेकिन आप मुझे अगर सहयोग देंगे तो मैं उन लोगों को बदलना चाहता हूँ। और हर आदमी को मैं एक सीट से दूसरी सीट पे, किसी का ठेका नहीं है एक सीट पे, और सबको बदलना चाहिए, रोटेट होना चाहिए। सबसे पहले हमारा टैलेंट रोटेट होना चाहिए, टैलेंट में ठीक आदमी आने चाहिए जो पॉजिटिव तरीके से काम करें। उन उन उनको भी, ये भी हमारा जो है मेन उद्देश्य है। और ये तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। अभी मेरे दिमाग में अपने काडर को लेके आप हैरान हो जाएंगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ।
मैं क्या काम करना चाहता हूँ, जिस दिन मैं कामयाब हो गया उसमें, लेकिन मुझे आपकी ताकत नहीं मिल रही है। उस ताकत को जुटाने के लिए मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरे साथ नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप मेरे साथ आ गए तो आप देखिए कि आपके कैडर का, हमारे कैडर का मान सम्मान मैं कैसे वापस लौटाता हूँ। तो मेरा आपसे आग्रह है, आप मेरा साथ दीजिए। जिस दिन मैं एक बार साल में 1-2 बार आपको बुलाऊं, उस दिन आप मेरे साथ आइए, सहयोग कीजिए और लोगों को बताइए कि मैं ही आपका इस बार का अध्यक्ष हूँ। और मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, अगले टेन्योर में अगर मुझे मौका मिला तो मैं बिल्कुल भी इसमें एसोसिएशन में काम नहीं करना चाहूँगा। मैं एक बारी मैंने पहले ही कहा था, मैंने अपने जो घोषणा पत्र जारी किया था कि मुझे एक मौका चाहिए। ये मौका आपके हक में भी है। इस मौके को आप या तो अचीव करोगे या गवा दोगे। अगर आपने मुझसे सीखा तो आप आगे जो नए लोग हैं वो इस एसोसिएशन को आगे शायद अच्छे तरीके से चला पाए। नहीं सीखा तो ये ख़त्म हो जाएंगी और वही लोग, शराब पीने वाले लोग फिर से आ जाएंगे। तो आपकी मर्ज़ी है। दूसरी चीज़, मुझे एक अभी भाई प्रदीप ठाकुर जो हमारे अराजपत्रित कर्मचारी के अध्यक्ष चुने गए हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, मुख्यमंत्री जी से मिलना था विधानसभा। मैंने देखा मेरे विभाग के 3 लोग वहाँ मुझे नज़र आए, उनके नाम नहीं लेना चाहता। ये जो लोग हैं, इन इन लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैंने, मतलब कुछ तो ऐसे हैं जो हमारे खिलाफ, जो पीछे निप्पी भाई प्रधान बन गए थे शिमला के, उनके साथ वी शेप करके या उनके साथ तस्वीरें खींच के खड़े थे। वो लोग मैंने वहाँ देखे, लेकिन वो लोग कभी भी मेरे साथ खुल के खड़े नहीं हुए। मैं उन लोगों को बार बार आग्रह करता रहा, मेरे भाई मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, मेरे साथ वो नहीं आते। लेकिन वहाँ एनजीओ में दिखे, वो अच्छी बात है एनजीओ में भी आना। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि लोग वहाँ तो चले जाते हैं, या मैं बुला बुला के करता हूँ। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे बताओ। मैं आपके लिए तो काम कर रहा हूँ, क्या दुश्मनी है आपको मुझसे? मुझसे आपको दुश्मनी ये है कि मैं आपको सही और गलत की वो परिभाषाएं बताता हूँ। मैं आपको सही दिशा में ले जाना चाहता हूँ और आप मेरे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। मतलब विभाग में तो मैंने देखा ही है मेरे अगेंस्ट काम करे। आप करिए, आप खड़े हुए, आप बनाइए। जिस दिन मेरा तो सिंपल है, हो सकता है आप पैरेलल कोई वो बना दे। अभी भी गेत राम जी एक साइन करवा रहे हैं लोगों से कि अध्यक्ष ये नहीं है। पिछली अलॉटमेंट की मीटिंग में वो लोग झूठा प्रस्ताव बना के अलॉटमेंट कमेटी में चले गए, कंजर्वेटर ने नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि मुझे चुन के भेजा गया था, वो उसका वो प्रमाण मेरे पास है। लेकिन क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? आप ऐसा मत कीजिए। जो लोग जो मेरे खिलाफ मेरे खिलाफत दिखा रहे हैं, मेरे से नाराज है, तो मेरे साथ आप आके बात कीजिए। आप मेरे छोटे भाई की तरह ही है। तो मुझे हैरानी हुई, वो लोग वहाँ थे और मेरे साथ वो जब मैं बुलाता हूँ तो नॉर्मली नहीं आते हैं और एंटी ग्रुप में वो फोटो में दिखते हैं। तो ये एंटी किस चीज़ के लिए ग्रुप बना रहे हो? अगर आप मेरे से नाराज़ नहीं है, सामने आके मुझे हटाइए ना आप जनमत से। और अगर जनमत मेरे साथ है तो आप भी साथ आइए, मिल के काम करेंगे, इस एसोसिएशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपका इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूँ। अंत में मैं फिर आग्रह करता हूँ कि भाई चरण राम के लिए आप और योगदान दें, भरपूर योगदान दें। उन्हें वो ज़रूरतमंद हैं, उनकी बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं, उसमें इस दुख की घड़ी में उनका भी साथ देंगे। और आने वाले समय में मैंने कुछ बड़े बड़े स्टेप लेने हैं। अभी अभी मेरे पास 1 साल तो मेरा चला गया, 1 साल में आधा साल तो ये जो हमारे विरोध में जो लोग हुए उन्होंने ख़त्म कर दिया। मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप कृपया जो है आप मेरे साथ आके इस कैडर को आगे बढ़ाइए। और जो मैंने काम करने हैं कैडर के लिए, जो बड़े काम मैं करने जा रहा हूँ, आप उस दिन बहुत खुश होंगे जब वो काम होंगे और वो काम हो जाएंगे। हमारा कैडर को मान सम्मान में लौटाने जा रहा हूँ, वो मैं भी आपके सामने खुलासा नहीं करना चाहता। उन कामों में कामों को में करने के लिए मेरे को आप एक्सेस दीजिए, मेरा साथ दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।